मेरी आदरणीय शिक्षिका एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं सुहानी संखे और मेरे सहपाठी आपके सामने विनोद रस्तोगी जी की एकांकी बहू की विदा सादर करने वाले हैं। इस एकांकी के पात्र है जीवनलाल, एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश, जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला, रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद, कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। तो क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने आपको दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो उस घाव के लिए मरहम भेजे। यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नकद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर न्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने वाले, बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह न भूले कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। जो खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह ऊंची है, समझे? जी रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यही बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं है? ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर उसे विदा कराने कब आओगे। अरे कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया, क्या? घबराओ मत। मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5000 रुपए। तुम चिंता न करो कमला, इस गिरे हाल में मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में आपको विमला का भी ब्याह कराना है। लेकिन तुम? गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हमेशा हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अकड़ेगी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति है ही। बापूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, पर समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। कैसा दिखावा? बैठ जाओ तुम लोग। क्या बातें हो रही थी बहन भाई में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वो किसी को सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तब मना कर रहे थे, तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? 5000। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुंह पर मारकर कह देना कि यह तुम्हारे रंग बिरंगी कागज के टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो।
मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटा, तिजोरी से रुपये निकालना। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तूने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? अरे तुम यही खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे कर लेते हैं। तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब नकटे हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई। आ गई मेरी बेटी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल ले। गौरी कहाँ है? वह नहीं है। नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ, फिर मैंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी, फिर भी उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भाव सिकुड़ी है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी के बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ। अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरे के बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा न ही शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, बड़ी अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह एक बेटी वाला भी है, तो सारी उलझनें सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। अरे मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं जल्दी फिर आऊंगा और विश्वास रखे इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी वालों के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करानी है क्या? ठहरो प्रमोद, मुझे और इज्जत न करो बेटा। म्यूजिक। फिर से रोना पड़ेगा यार। स्किट में मेरे डायलॉग से ज़्यादा फोन है यार। कह रहे कट करो। अरे रुको। नहीं, से ओमिक्रॉन हो गया। उन्होंने गौरी को काम वाली के रूप में रख लिया।